द मंत्रास दैट पावर्ड सक्सेस एट द G20 समिट। आखिर G20 समिट की सक्सेस में कौन से मंत्र काम कर रहे थे दोस्तों, उसकी बात की है आज सुहासिनी हैदर जी ने। अब सुहासिनी मैडम का आर्टिकल तो पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। तो सुहासिनी मैडम क्या कह रही हैं यहाँ पर, सुहासिनी मैडम सीनियर रही है मेरी, तो ऑफकोर्स जानते हैं आप लोग, सीनियर रही है मेरी न्यूज़ चैनल में, तो इनका आर्टिकल आता है तो छोड़ते नहीं हम लोग, बहुत दिनों बाद आर्टिकल पढ़ने को मिला इनका। G20 की सफलता में कौन कौन से फैक्टर थे, ठीक है। तो आखिर G20 सफल माना जा रहा है, भारत का दिल्ली घोषणा पत्र आ गया, ये हो गया वो हो गया, हर तरफ तारीफ हो रही है भारत की। तो आखिर ऐसा क्या हो गया G20 में, कौन से कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे, कौन से मंत्र थे वो जिन्होंने G20 को सफल बना दिया। दोस्तों मैं उस पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर शेयर करना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन देखिएगा आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ग्लोबल साउथ को अब तीसरे ध्रुव के रूप में देखा जाता है और कई वैश्विक शक्तियां इसके महत्व के साथ आ रही हैं। टिप्पणी करें, ग्लोबल साउथ अब एक थर्ड पोल है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं थर्ड पोल हम हिमालयास को, हिमालय को बोलते हैं थर्ड पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हिमालयास को बोलते हैं थर्ड पोल। और थर्ड पोल अब बन गया है दोस्तों ग्लोबल साउथ। दुनिया में दो ध्रुव बने हुए हैं इस समय, चीन अमेरिका का ध्रुव बने हुए हैं, नया ध्रुव बन रहा है एक ग्लोबल साउथ यहाँ पर, और उसको भी लीड इंडिया कर रहा है। जी हिमालय कर रहा है, इंडिया कर रहा है। आइए बात करते हैं। तो ग्लोबल साउथ को तीसरे ध्रुव के रूप में देखा जाता है और इसके कई वैश्विक शक्तियां इसके महत्व के साथ आ रही हैं। ग्लोबल साउथ इज नाउ सीन एज द थर्ड पोल एंड मेनी ग्लोबल पावर्स आर कमिंग टू टर्म्स विद हिज वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, कमेंट ऑन इट। आइए बात करते हैं आपके संग, आशय चर्चा करें इस आर्टिकल में क्या है दोस्तों। तो आखिर मंत्रा क्या है सफल होने का, बड़ा सा लेख है, स्वास्थ्य में बड़ा सा लेख लिखा है इन्होंने, तो मैंने आपके लिए छोटा सा कर दिया इसको, ठीक है। इतना कर दिया कि एक स्लाइड में आ जाए सारा का सारा। तो ये है मंत्रास, ठीक है, ये है मंत्रास, इसी को पूरा आर्टिकल में छाप छाप के लिखा है बड़ा बड़ा उन्होंने। हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, फटाफट आ जाओ। चलो आ जाओ, क्या क्या मंत्र है, क्या क्या फैक्टर रहे, कौन कौन से कारक रहे जिसने G20 को सफल बनाया। आइए इसी को पढ़ रहा हूं, इसको बाद में समझा दूंगा पूरी स्लाइड के अंदर आपको, ठीक है। पहला पॉइंट, पीएम साहब की पिछले साल बहुत यात्राएं हुई, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया हम लोगों ने भारत में। पीएम साहब कई जो है खुद गए, अमेरिका यात्रा पे गए कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, अमेरिका बड़ा कंट्री है G20 का। फ्रांस की यात्रा पे थे 14 जुलाई को, याद होगा, बस्तर परेड में इन्विटेशन था, वहाँ गए हम लोग वहाँ पर। लास्ट ईयर जर्मनी हम लोग गए थे, आपको याद होगा, जर्मनी की यात्रा पे थे राष्ट्रीय पीएम साहब। तो बड़े बड़े देशों को डील कर रहे हैं। अभी हम देखें तो लगातार जापान के पीएम इंडिया के गए कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा। पीएम साहब खुद G20 से एक दिन पहले इंडोनेशिया की यात्रा पे गए। इंडोनेशिया बड़ा देश है अपने आप में G20 का, और वहाँ की यात्रा पे होके आए, जकार्ता होके आए, आसियान मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी लगातार यात्राएं हो रही हैं, बायलैटरल विजिट हो रही हैं दोस्तों। हम नोटिस करें तो ये जो मेजर कंट्रीज हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े देश थे यहाँ पर, वो सभी में हमारी यात्राएं लगातार हुई। तो इससे हुआ क्या, भारत सभी को कन्वे करने में सफल रहा कि हम G20 में क्या लाने वाले हैं, हमारा प्रस्ताव होगा, आप सोच लीजिए क्या विचार करना है। यानी इन देशों को आइडिया था कि भारत का प्रस्ताव कैसा होगा और उस पर उनको रिएक्शन क्या देना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारत ने, कहते हैं ना, हम लोग फ्लोट सेट कर लिया था, पहले ही अपना फ्लोट सेट कर चुके थे, भैया देखो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, हम आपके घर आपको बताने आए हैं, या आप हमारे यहाँ पर आए हो, सुन लो बैठकर, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, G20 में ये प्रस्ताव होगा। रशिया की बुराई हम नहीं करेंगे, रशिया पर सैंक्शन लगाने की मांग नहीं करेंगे, रशिया पर आप लगता है कि हम आलोचना करेंगे रशिया के वॉर की, हम कुछ नहीं बोलने वाले। तो आपको आना है तो आओ, अदरवाइज फ्लोट सेट है पहले से। तो क्या हुआ, इन द्विपक्षीय यात्राओं ने क्या किया, भारत के फेवर में माहौल बनाना शुरू कर दिया था। G20 डॉक्यूमेंटेशन पर फेवर में बात करना शुरू कर दी थी, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा मंत्र भारत ने जो यहां पर अपनाया वो था M3, बोलता हूं उसको मैं M3, बहुपक्षीयता, बहुध्रुवीयता और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग तो हमारे हमेशा से रहा है विदेश नीति में। नेहरू इस मध्यम मार्ग के, अगर मैं कहूं तो ओरिजिनेटर से, गलत नहीं होगा अपने आप में, उन्होंने पंचशील से लेकर विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाया। जो नॉन अलाइड मूवमेंट था वो क्या था, ना इनके साथ ना इनके साथ, अपना मार्ग, मध्यम मार्ग। पंचशील क्या था, बौद्ध फिलॉसफी को अपनाया हमने भारत चीन संबंधों के लिए कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, दो बड़ी शक्तियां भी शांति से आसपास रह सकती हैं, अगेन मध्यम मार्ग का एक तरीका। तो नेहरू की विदेश नीति में मध्यम मार्ग इनबिल्ट था और इसी मध्यम मार्ग को मोदी साहब ने अपनाया और G20 का दस्तावेज सफल करा लिया। जी हाँ दोस्तों, तो बहुपक्षीयता, बहुध्रुवीयता और
ये जो बात मैं कर रहा हूं मध्यम मार्ग की, ये तीनों ही शब्द नेहरू विदेश नीति से उठाए हम लोगों ने, मैंने वहां से कॉपी किया इनको, इन तीनों ही शब्दों को यहाँ पर, और ये सफलता रही, ये मंत्र रहे अपने आप में, यही मंत्र आज भी काम आए हमारे लिए, यही बहुपक्षीयता, यही बहुध्रुवीयता और यही मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब ना अतिवादी करेंगे हम रशिया यूक्रेन के वॉर में, ना बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल मैसेज भी दिया जाएगा दोनों पक्षों के साथ खड़े हैं, हम ब्रिक्स के साथ भी खड़े हैं और हम लोग G7 के साथ भी खड़े हैं। मध्यम मार्ग, एक नया ध्रुव, साउथ, ग्लोबल साउथ की बात कर दी हमने, मध्यम मार्ग अपना लिया, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स, यूएन में रिफॉर्म करो, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म करो, आईएमएफ में रिफॉर्म करो, मल्टीलैटरलिज्म को आगे बढ़ाओ। आईएमईसी अपने आप में क्या है दोस्त, आईएमईसी जो कॉरिडोर बनाने की घोषणा की वो क्या है अपने आप में, वो बहुपक्षीयता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं, और यही भारत का मंत्र रहा इस पूरे G20 में और हम सफल कर पाए। ग्लोबल साउथ क्या है बताया मैंने, तीसरा ध्रुव बन रहा है, तो ग्लोबल साउथ मल्टीपोलर, आईएमईसी मल्टीलैटरल, और मध्यम मार्ग तो था ही, वॉर में हम ना इनके साथ हैं ना इनके साथ हैं, ना इनकी आलोचना करेंगे ना इनकी आलोचना करेंगे। ये भारत का मंत्रा था M3 दोस्तों। M3 सुना होगा आप लोगों ने कई बार नाम। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या रहा दोस्तों, वॉर रिलेटेड पैरास की बात करें, जो G20 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें हम देखें जो वॉर संबंधित पैरा थे, उसमें हमने ना तो रशिया की बहुत आलोचना की, ना G7 का बहुत साथ दिया, ना इनको खुश किया ना इनको खुश किया। एक प्रकार से हम लोगों ने रशिया की आलोचना क्या की, रशिया को ये कहा भैया सुनो रशिया, या अनाज को आने दो कम से कम यार, इतना तो करो गरीब लोगों, ये यूरोप वाले गरीब हो रहे हैं बेचारे, खाने को नहीं है इनके पास, अनाज को गुजरने दो अपने पास से। तो हमने रशिया से कहा कि आप अनाज को मत रोकिए, और इसमें क्या छुपा है, इनबिल्ट क्या है मालूम है, जैसे आप बोलते हैं रशिया अनाज को आने दिए, रशिया कहता मैं तो तैयार हूं, अनाज ले जाओ यहां से मैं रोकूंगा अनाज को, लेकिन इसके बदले मुझे क्या चाहिए, रशिया बोलता मुझे क्या मिलेगा, तो दुनिया कहती है या रशिया कहता है भैया मुझे स्विफ्ट में शामिल करो दोबारा, बैंक जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो हटाओ मेरे ऊपर से। तो भारत ने रशिया के फेवर की बात कर दी, भारत ने भी कहा भैया अनाज को आने दो, रशिया कहता अनाज लेके जाओ, बिल्कुल लेके जाओ अनाज, लेकिन इसके बदले जो सैंक्शन मेरे ऊपर लगा रखे हैं, तुम्हें रोटी चाहिए खाने को, मेरे लोगों को रोटी नहीं चाहिए खाने को, क्या मेरे पे सैंक्शन लगा रखे हैं तुमने। तो ये जो रशिया का स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको सपोर्ट किया भारत ने, और दूसरी तरफ G7 खुश कर दिया, देखो मैं तो रशिया को डांट रहा हूं ना कि गेहूं का रास्ता नहीं खोल रहा वो। तो ये जो मध्यम मार्ग अपनाया भारत ने, जो ये भाषा अपनाई यहाँ पर, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत ही कूटनीतिक रूप से सही भाषा साबित हुई। तो जो पैरा थे अपने आप में बहुत सही पैरा बने। इसके अलावा एग्री और डिसएग्री कहा नाम मैंने इसको, एग्री और डिसएग्री का नाम दिया नेक्स्ट पैराग्राफ को, एग्री और डिसएग्री। G20 के नेता भारत आए, उनको दो ऑप्शन थे उनके पास, या तो दिल्ली घोषणा पत्र जो बनाया गया इस पर साइन करो, एग्री हो जाओ, या फिर नहीं मानना, नहीं मानते भारत की बात आप, तो मान के चलो G20 की मौत तय है। G20 कोई डिक्लेरेशन नहीं निकाल पाया अगर, तो G20 के एंड है अपने आप में, एंड ऑफ G20 है ये। तो क्लियर मैसेज था भारत का, या तो सब कुछ होगा, दिल्ली घोषणा पत्र होगा, या G20 फेल मान लीजिएगा आज के बाद। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, G20 बचाओ, G20 बचाओ, क्योंकि G20 अगर टूट गया तो G7 तो बना ही अमीर देशों का, और जो गरीब देश है ना कहाँ चले जाएंगे सारे के सारे, ऑलरेडी चले गए ब्रिक्स में 11 हो गए वहां पर, वो 11 कौन ढूंढ के देखो, अधिकतर G20 के मेंबर ही हैं उसमें से, पता लगा 7 रह जाएंगे इधर, ये बाकी 13 पहुंच जाएंगे कहां पर, वो ब्रिक्स के साथ। तो चाहते हैं G20 बना रहे, चाहते हैं G20 बना रहे, इसलिए भारत की बात को माना विकसित देशों ने। तो भारत ने क्लियर कहा था तो मानो या G20 को खत्म करो, एग्री और डिसएग्री। डेथ ऑफ G20 कहा था भारत ने, डिसएग्री करने का मतलब क्या है, डेथ ऑफ G20। जो कहा उन्होंने नहीं नहीं मानते हैं आपकी बात, हम एग्री करते हैं सर। तो एग्री और डिसएग्री में क्लियर हो गया, एग्री करने में वो लोग यहाँ पर, सफलता का मंत्र ये। G7 बताया मैंने, पॉइंट बता दिया यहाँ पर, G7 ब्रिक्स में अगर नहीं मानते, डिसएग्री होते, तो ब्रिक्स और स्ट्रांग हो जाता, G7 और कमजोर पड़ जाता। निश्चित तौर पे भारत की बात मानी इन्होंने यहाँ पर। एक मेन बात हुई दोस्तों सफलता की, भारत और चीन, भले चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं आए, लेकिन भारत और चीन के बीच बहुत सद्भाव मिला डॉक्यूमेंट के अंदर। चीन बड़ा खुश था डॉक्यूमेंट देखकर, वाह क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया, बड़ा शानदार डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो ये बड़ा रेयर है। जैसे आजकल एक रेयर घटना और हो गई है कि कनाडा चीन का भी दुश्मन है और हमारे दुश्मन है, मतलब ऐसा रेयर होता है लेकिन ऐसा हो गया है। तो चीन और आजकल हम थोड़े करीब आ गए इन मुद्दों पर, तो कनाडा को लेकर या G7 को लेकर या G20 को लेकर हमारे पक्ष काफी एक से हो गए हैं। तो G20 में इंडिया और चाइना सेम पेज पर थे, हमने चीन की बुराई नहीं की, साउथ चाइना सी शामिल नहीं किया, ताइवान का मुद्दा शामिल नहीं किया, और सबसे बड़ी बात हमने ये कह दी लास्ट में कि G20 इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, कोई जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है ये,
और चीन बड़ा खुश हो गया। ये तुमने अच्छी बात की भारत, ये मेरे मतलब की बात की। तो मैं लगातार बोल रहा हूं कि G20 कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो केवल इकोनॉमिक मंच है यार, इकोनॉमी की बात करा करो यहाँ पर। और यही बात भारत ने की कि बेसिक बैक रूट पर लौटे हम लोग। G20 की रूट क्या थी? इकोनॉमिक रूट थी, उस पर लौट के आए देश, और ये चीन को अच्छा लगा। तो चीन के मन को भाया एक बात, उसने तुरंत साइन करवाया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चले हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और क्या हो रहा है दोस्तों, और क्या हुआ? इसके अलावा सफलता का एक कारण और क्या था? वो था ट्रायोका प्लस। ट्रायोका प्लस क्या होता है दोस्तों? ट्रायोका क्या होता है? G20 का वर्ड है ट्रायोका। एक ट्रायोका होता है 3 देश। जिस साल G20 जहां हो रहा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक साल पहले जहां हुआ था उसका राष्ट्रपति, और अगले साल जहां होना है उनका राष्ट्रपति। ये तीनों एक साथ आते हैं, एक मंच बनाते हैं, ट्रायोका कहते हैं। जैसे लास्ट ईयर इंडोनेशिया में हुआ G20 बाली में, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इस साल भारत में तो मोदी साहब, और तीसरे ब्राजील में होने वाला है अगले साल, तो वहां के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा। तीनों बैठे एक मंच पर, तो ट्रायोका हो गया। हमने कहा ट्रायोका प्लस, तो ट्रायोका प्लस मतलब ब्राजील के बाद यहां होने वाला है समिट। वहां कहां होगा? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। उसके राष्ट्रपति बैठ जाओ यार। तो क्या बन गया ये? ट्रायोका प्लस। और ट्रायोका प्लस को आप देखिए, ट्रायोका प्लस में कितने देश हो गए दोस्तों? फिर सुनिएगा, इंडोनेशिया लास्ट ईयर हुआ, इंडोनेशिया, इंडिया में इस बार हुआ, अगले साल ब्राजील में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा। ये बन गया ट्रायोका प्लस। ट्रायोका 3 देश, और ट्रायोका प्लस साउथ अफ्रीका भी आ गया। अब नोटिस करें, साउथ अफ्रीका इस समय क्या है दोस्तों? ब्राजील का, ब्रिक्स का हेड है। ब्रिक्स समिट हुआ था कुछ दिनों पहले, याद होगा इस समय। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हेड है। जो इंडोनेशिया है दोस्तों इस समय आसियान का हेड है। अभी आसियान मीटिंग थी 6 तारीख को, पीएम साहब होके आए थे। अब सोचिएगा, ये देश एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहे हैं। आसियान के 10 देश, ब्रिक्स के 11 देश, या इंडिया तो है ही G20 का यहाँ पर, इससे, और जापान इंडिया का सहयोग कर रहा है। जापान में हुआ G7 समिट, तो जापान भी हमारे साथ आ गया यहाँ पर। इससे माहौल क्या बना मालूम है आपको? इससे माहौल ये बना कि दुनिया के बड़े बड़े संगठन एक साथ आ गए। जापान जो बोल रहा है, आसियान, इंडोनेशिया बोल रहा है, या साउथ अफ्रीका बोल रहा है, वो इंडिया की भाषा बोल रहे हैं। और इसीलिए ये वॉर में एक कहना चाहिए इस डॉक्यूमेंट को सफल बनाया गया, क्योंकि ट्रायोका प्लस भारत के साथ खड़ा हुआ था। तो एक बड़ी बात थी सफलता में हमारे यहाँ पर। और बताया मैंने, ग्लोबल साउथ का जो नारा था हमारा अपने आप में, इस ग्लोबल साउथ के नेता शामिल हुए, अफ्रीका शामिल हो गया, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो गए इस डॉक्यूमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली घोषणा पर सफल होने के पीछे कई कारण हमको यहाँ दिखाई देते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? इसी बात को मैम ने, सुहासिनी मैंने पूरा आर्टिकल में लिखा है। मैं आर्टिकल पे नहीं जाऊंगा डिटेल में। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या आपको समझ में आ गए हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? ग्लोबल साउथ को तीसरे ध्रुव के रूप में देखा जाता है, और कई वैश्विक शक्तियां इसके महत्व के साथ आ रही हैं। जी हाँ, अमेरिका जोड़ना चाहता है, EU जोड़ना चाहता है, G7 जोड़ना चाहता है, ब्रिक्स जोड़ना चाहता है, G20 जोड़ना चाहता है। ये सभी शक्तियां, जो वैश्विक शक्तियां हैं, इसके साथ आना चाहती हैं। क्यों? आखिर ग्लोबल साउथ का इंपॉर्टेंस क्या है? सवाल तो उठना लाजमी है, पूछता है भारत यहाँ पर कि आखिर ग्लोबल साउथ का इंपॉर्टेंस क्या है। आइए दोस्तों, ढूंढते हैं आपके साथ ग्लोबल साउथ का महत्व। आ जाओ। तो ग्लोबल साउथ का महत्व क्या है सर, ये बता दीजिए बस आप एक बार। ग्लोबल साउथ का महत्व क्या है? ग्लोबल साउथ का महत्व दोस्तों, एक बड़ी आबादी है। पहली बात तो यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए, पॉपुलेशन भर भर के है। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन भर भर के होगी तो भर भर के मार्केट भी होगा, भूलना नहीं है हमको यहाँ पर। तो पॉपुलेशन बड़े स्तर पर है, पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ का। ये आने वाले दिनों में विकासशील होंगे, ये आने वाले दिनों में विकसित होंगे। निवेश के अच्छे मौके हैं दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, ये उभरती अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये आने वाले दिनों में अच्छे मार्केट सेंटर बनेंगे, निवेश के गंतव्य बनेंगे। जी हाँ, तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेंगे आने वाले सालों में ये देश, ये भूलना नहीं है हमको। ग्लोबल साउथ की एक बड़ी बात है दोस्तों, इनकी ताकत है, इनकी एकता। ग्लोबल साउथ हर मुद्दे पे एक साथ दिख रहा है आजकल। क्लाइमेट चेंज पे एक साथ दिखते हैं, WTO में एक साथ दिखते हैं, UN रिफॉर्म में एक साथ दिखते हैं। यानी इनकी एकता 115, 120, 25 देश दोस्तों साथ में आते हैं ना, जब ये एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। जी हाँ, और कहीं भी रिफॉर्म करना है वर्ल्ड बैंक के अंदर या आपको UN के अंदर, इनकी सहायता पड़ने वाली है। जी हाँ, तो इनकी संख्या, इनकी ताकत है, इनकी एकता, इनकी यूनिटी, तो ये भूलना नहीं चाहिए। और भारत इनको साथ में लेकर चल रहा है, याद नहीं रखिएगा। ग्लोबल साउथ का लीडर भारत है। UPSC मेंस 2019 ग्लोबल साउथ का लीडर भारत। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करें ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस और क्या है अपने आप में। ये वही टाइम है दोस्तों जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक तरफ अमेरिका खींच रहा है, एक तरफ रशिया खींच रहा था।
तब बना नैम, इंपॉर्टेंट बना नैम। ऐसे ही अब एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ है कि जिस तरफ इसका झुकाव होगा वो ग्लोबल पावर होगा। जी हाँ, तो ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस है इसका दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना। ठीक है, मेरे साथ मत आओ लेकिन उसके साथ मत चले जाओ, इतना याद रखो तुम। ग्लोबल साउथ के साथ, अमेरिका के साथ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, चीन के साथ मत जाना, बस जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। यानी कि ग्लोबल साउथ क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन क्रिएट कर रहा है। वो दोनों पक्षों को बराबर रखा हुआ है कहीं ना कहीं। जी हाँ, भूलना नहीं है हमको। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, वो है यहाँ के रिसोर्सेज, कच्चा माल, यहाँ के रिसोर्स दोस्तों, फूड सिक्योरिटी को से लेकर कई चीजें इनके पास हैं, दुनिया में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के आपने सहायता नहीं की तो एसडीजी पर लक्ष्य प्राप्त करने बहुत मुश्किलें होंगी, क्लाइमेट चेंज को आप नहीं रोक पाएंगे। यानी कि हमें इन देशों को साथ में लेना होगा यदि टारगेट अचीव करने, एसडीजी के टारगेट अचीव करने हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के टारगेट अचीव करने, क्लाइमेट चेंज के, तो इन देशों का साथ होना बहुत जरूरी है, इन देशों में विकास होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस है अपने आप में, और इसके लिए दुनिया के बाकी देश इनके साथ आना चाहते हैं। क्या मेरी बातें पहुंच गई आप तक? ये है दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो क्लास के पीडीएफ और क्लास के लेक्चर का लिंक यहां पर प्राप्त हो जाता है। चलिए, याद रखिए अनअकैडमी आपके लिए एक विशेष ऑफर लेकर आया है इस समय। मैं अपना एक्सटेंशन ऑफर दोस्तों, मेगा एक्सटेंशन ऑफर, जहां पर आप 9 महीने का कोर्स बाय करेंगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर, तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर 12 महीने तक आप जुड़े रह सकते हैं केवल 9 महीने का फीस देकर, या फिर आप समझ सकते हैं लगभग 12 मंथ का फीस देंगे तो 16 मंथ तक आप जुड़े रह सकते हैं। यानी कि आप अगले साल 9 महीने का कोर्स लेते हैं तो आप अगले साल मेंस तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्री और मेंस का एक कोर्स पूरा एक साथ करेंगे। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ 23 सितंबर से पहले इस कोर्स का फायदा लीजिए, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप हो रही है आपके लिए। जी हाँ, करना क्या है, आपको इस कोर्स को बाय करना है और 9 मंथ का कोर्स में आपको 12 मंथ का एक्सेस मिलेगा। फीस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इसमें डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, कोड यूज करना होगा आशीर्वाद 360। जी हाँ, इसके अलावा फाउंडेशन बैच है आपका 2 साल का हमारा, जो 2025 से तैयारी कर रहे हैं 26 की बच्चे, उनके लिए ये एजुकेटर्स की टीम आपके लेकर आई है दोस्तों, फाउंडेशन बैच यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों स्कॉलरशिप प्रोग्राम, प्राइज जीतने का मौका 24 सितंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए आ रहा है हमारा अल्ट्रा मेगा कॉम्पैक्ट दोस्तों, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, जहां पर 60 मिनट के अंदर आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, अच्छी रैंक लेकर आएंगे, हजारों प्राइज आपका वेट कर